वेलकम बैक टू इको मंथन। आज का हमारा टॉपिक है किनेशियन निवेश गुणक, रॉबर्ट सोलो, डिफ्लेशन और ऐसे ही कुछ छोटे टॉपिक के बारे में ये आज का वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। आज है डे 10 और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर जो भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। यदि किनेशियन गुणक निवेश गुणक का मान 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा संगत बचत फलन होगा? S इज इक्वल टू -4 प्लस वाई 0.4 YD, S इज इक्वल टू -10 प्लस 0.75, -12 प्लस 0.25, -6 प्लस 0.35। तो जो किनेशियन गुणक का मान दिया हुआ है मतलब कि K इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, K इज इक्वल टू 4 दिया है और संगत बचत फलन के बारे में बात कर रहा है। तो K इज इक्वल टू सबसे पहले हमको मल्टीप्लायर दे दिया गया है ना, K इज इक्वल टू 4 दे दिया गया है। तो निवेश गुणक के बारे में पूछा गया है। K इज इक्वल टू क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/MPS। बचत फलन के बारे में पूछा है तो 1/MPS। K का मान दिया हुआ है 4 और 1/MPS। तो MPS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। और 1/4 का मान अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 YD। मतलब ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर ये यहाँ पे जो पूछा है बचत फलन के बारे में पूछा है, बचत के बारे में पूछा है ना, तो जो बचत फलन है अगर ये 25 है तो फिर जो ये MPS है 25, तो MPC कितना होगा? ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय प्रभुत्व और बहुसूचक दृष्टिकोण फीडबैक के साथ मौद्रिक दृष्टिकोण लक्ष्यीकरण, लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। तो इसका क्या होगा? राजकोषीय प्रभुत्व मतलब कि फिज़िकल डोमिनेंस। ये कब आया था? फिज़िकल डोमिनेंस आया था 1951 से 1958 तक के आया था फिज़िकल डोमिनेंस, राजकोषीय प्रभुत्व। सेकंड है बहुसूचक दृष्टिकोण मतलब मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, जो कि आया था 1988 टू 2016। ये आया था बहुसूचक का, ये आया था थर्ड, बी का हो जाएगा थर्ड। फीडबैक के साथ मौद्रिक लक्ष्यीकरण मतलब मॉनेटरी टारगेटिंग विथ इन फीडबैक, ये आया था 1985, इसका हो जाएगा 4। और लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण हो जाएगा 2016 ऑनवर्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है निम्नलिखित प्रकाशनों को सबसे पुराने से नवीनतम। सबसे पुराने से आर्थर लुईस का आर्थिक विकास मॉडल। आर्थर लुईस का जो सिद्धांत था वो आया था 1955 में आया था आर्थर लुईस का आर्थिक विकास सिद्धांत। उसके बाद आया था रॉबर्ट सोलो का आर्थिक विकास सिद्धांत में योगदान हुआ था 1956 में। रॉबर्ट सोलो का 1956। उसके बाद था हिर्चमैन। था 1958। रॉबर्ट सोलो 56, उसके बाद हिर्चमैन था 1958 में। उसके बाद था वाल्ट्रोस्टो, जो कि था ये 1960 में दिया था इन्होंने। साम्यवादी घोषणा पत्र आया था एक आर्थिक विकास के चरण का। और जो एशियाई नाटक गुलनार मिल्लर का जो एशियाई ड्रामा था, एशियन ड्रामा बोलते हैं जिसको, वो था 1968 में। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ABECD, ये हो जाएगा इसका डी आंसर। जो आर्थर लुईस का आर्थिक विकास का सिद्धांत है वो कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल पर जोर देता था। मतलब कि दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल था आर्थिक विकास का आर्थर लुईस का।
और बस सोलो ने आर्थिक विकास का सिद्धांत में योगदान दिया था। और जो वॉल्ट रोस्टो है 1960 में आर्थिक विकास के चरण का एक मॉडल प्रस्तावित किया था, जहां देश पारंपरिक समाजों से आधुनिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण करते हैं। मतलब कि द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ proposed a model of development stages where countries transition from traditional society to modern economics। मतलब कि जहाँ जो देश है वो जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में लोग जाना चाहते हैं, पारंपरिक समाज से आधुनिक अर्थव्यवस्था में जाना चाहते हैं, इसके बारे में आया था वॉल्ट रोस्टो का 1960 में। गुन्नार मिल्डर ने 1968 में गरीबी और विकास से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एशियाई देशों के सामाजिक आर्थिक विकास का ये सिद्धांत लेके आया था। तो ये 1968 में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसके कारण अपस्फीति की उत्पादन लागत में वृद्धि होने की संभावना है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू लीड टू अ राइज इन द आउटपुट कॉस्ट ऑफ डी इन्फ्लेशन। डी इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब अपस्फीति क्या होती है। डी इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा की दर का घटना, मतलब कि महंगाई है वो बढ़ तो रही है लेकिन धीमी गति से बढ़ रही है। और क्या बोला है, मुद्रास्फीति की उम्मीदें अधिक सटीक हो सकती है। मुद्रास्फीति संकुचन में प्रति मजदूरी और कीमतों की सुस्त प्रतिक्रिया, क्रमिक नीति प्रतिक्रिया तर्कसंगत होगी तो लोग पहले से जान जाएंगे कि मजदूरी और कीमतें फिर वापस सही हो जाएगी, तो ये तो नहीं आएगा। क्रमिक नीतियाँ ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि मौद्रिक संकुचन के प्रति मजदूरी और कीमतों की सुस्त प्रतिक्रिया। ये हो जाएगा स्लगिश रिस्पॉन्स ऑफ वेज एंड प्राइसेस टू मॉनेटरी क्राइटेरियन कॉन्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन 5 है, किसी अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है। जनता और बैंकों द्वारा आरक्षित निधि के रूप में रखी गई मुद्रा की राशि, जनता और मांग जमा द्वारा रखी गई मौद्रिक राशि, मुद्रा जमा अनुपात, द्वारा रखी गई मुद्रा की सावधि जमा की राशि। तो अर्थव्यवस्था का जो मौद्रिक आधार होता है, जनता और बैंकों के पास जो आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है कि रखी गई मुद्रा की राशि होती है, वो होती है मौद्रिक आधार। अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार होता है जनता और बैंकों द्वारा आरक्षित निधि के रूप में जो रखी गई मुद्रा होती है वो। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमें सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियो के लिए हमें कमेंट करें कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।